फिल्म की शुरुआत एक बड़ी पार्टी से होती है जहां एक लड़का कोल अपने छोटे भाई डकेट को ढूंढ रहा होता है। भीड़ में किसी से उसे पता चलता है कि उसका भाई कंट्रोल से बाहर हो चुका है। कोल देखता है कि डकेट ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। अंदर डकेट बिना शर्ट के घायल हालत में अजीब बातें कर रहा होता है। कोल उसे घर ले जाने की कोशिश करता है। जब कोल देखता है कि लोग इस सीन को फोन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। वो सब पर चिल्लाता है कि रिकॉर्डिंग बंद करें, लेकिन तभी अचानक डकेट उस पर चाकू से हमला कर देता है। इसके बाद वो बाहर जाकर खुद अपनी आंख में चाकू मार लेता है। अगले सीन में हमें मिया दिखाई जाती है जो 17 साल की स्टूडेंट है। वो अपनी माँ की मौत की दूसरी बरसी से गुजर रही होती है। उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत एक्सीडेंटल ओवरडोज से हुई थी। इस वजह से वो अपने पापा से भी दूरी बनाए रखती है। मिया के पापा मैक्स साहब उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती। उसके अंदर अब भी बहुत दर्द और गुस्सा भरा होता है। उसी दिन मिया राइली को उसके दोस्त के घर से लेने जाती है। राइली उसकी बेस्ट फ्रेंड जेड का छोटा भाई होता है। अपनी माँ के जाने के बाद मिया ज्यादातर जेड के घर पर ही रहती है, क्योंकि वही परिवार उसे मुश्किल वक्त में सहारा देता है। वहीं उसे थोड़ी खुशी और सुकून मिलता है। जेड और उसका परिवार अब उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। सोशल मीडिया पर मिया और जेड एक पार्टी के बारे में देखते हैं। ये पार्टी हेली और जोस नाम के टीनेजर्स होस्ट कर रहे होते हैं। अफवाह होती है कि वहाँ कुछ डरावना और अजीब हो रहा है, लेकिन जेड को लगता है कि ये सब सिर्फ दिखावा है। मिया खुद जाकर सच्चाई देखना चाहती है। जेड भी मान जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड डेनियल वहां आने वाला होता है। तीनों यानी मिया, जेड और राइली चुपके से घर से निकल जाते हैं। वो पार्टी में पहुंचते हैं और वहां डेनियल से मिलते हैं। पता चलता है कि डेनियल मिया का एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। हालांकि अब भी दोनों के बीच दोस्ती बनी हुई है। कुछ देर बाद हेली और जोस उन्हें एक खास गेम के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है टॉक टू मी। इस गेम में एक एम्बाम्ड हाथ होता है जो किसी मीडियम का बताया जाता है। उस पर अजीब तरह की लिखाई होती है। गेम का तरीका काफी सिंपल बताया जाता है। हाथ पकड़कर मोमबत्ती जलानी होती है और टॉक टू मी कहना होता है। कहा जाता है कि इससे कोई आत्मा या दानव सामने आता है, लेकिन उसे सिर्फ वही इंसान देख सकता है जो हाथ पकड़े होता है। इसके बाद उस इंसान को आई लेट यू इन कहना होता है। जैसे ही वो ये कहता है, आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। मिया इस गेम को खेलने के लिए खुद आगे आती है। हेली उसे चेतावनी देती है कि 90 सेकंड के अंदर कनेक्शन तोड़ना जरूरी है, वरना आत्मा उस इंसान से हमेशा के लिए जुड़ सकती है। मिया बिना ज्यादा सोचे इसे ट्राई करने का फैसला करती है। वो हाथ पकड़कर टॉक टू मी कहती है। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की डरावनी झलक दिखाई देती है। शुरू में वो डर जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। जेड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेली उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। मिया फिर से हाथ पकड़ती है। इस बार उसे एक और भी डरावनी और अजीब दिखने वाली औरत नजर आती है। हेली उसे आई लेट यू इन बोलने के लिए कहती है। जैसे ही मिया ये शब्द कहती है, आत्मा उसके अंदर चली जाती है। कुछ ही पल में उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो अजीब और डरावनी आवाज में बात करने लगती है। उसकी हरकतें भी खतरनाक हो जाती हैं। वो राइली की तरफ इशारा करती है और कहती है, उन्हें तुम बहुत पसंद हो। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। समय 33 सेकंड के पास पहुंचता है और जोस उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा हाथ छोड़ना नहीं चाहती और राइली को भागने के लिए चिल्लाती है। आखिरकार किसी तरह वो कनेक्शन तोड़ देते हैं। हालांकि ये 90 सेकंड से थोड़ा ज्यादा हो चुका होता है। घर लौटने के बाद राइली मिया से पूछता है कि उसे कैसा लगा। मिया मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगा। वो कहती है कि वो सब कुछ देख और महसूस कर पा रही थी। उस अनुभव ने उसे अजीब तरह से खुश कर दिया। मिया के इस एक्सपीरियंस को देखकर डेनियल भी इसे ट्राई करना चाहता है। जेड हेली से कहती है कि वो उनके घर आकर ये गेम दोबारा खेलें। हेली इसके लिए मान जाती है। रात में सब जेड के घर इकट्ठा होते हैं। वो सब फिर से इस खतरनाक गेम के लिए तैयार होते हैं और अब असली डरावनी कहानी यहीं से शुरू होने वाली होती है। डेनियल तुरंत उस एम्बाम्ड हाथ के सामने बैठ जाता है और टॉक टू मी और आई लेट यू इन बोलते ही उस पर कब्जा हो जाता है। लेकिन जो उसे काबू करता है वो जेड का मजाक उड़ाता है और माहौल अजीब बना देता है। डेनियल अजीब हरकतें करने लगता है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसकी हरकतें देखकर बाकी लोग हैरान भी होते हैं और थोड़ा एंटरटेन भी। ये सब देखकर जेड का कुत्ता भी पास आ जाता है। आखिरकार सब घबराकर मोमबत्ती बुझा देते हैं। इसके बावजूद कोई संतुष्ट नहीं होता और सब उसी रात फिर से गेम खेलने का फैसला करते हैं। खुशकिस्मती से जेड की मम्मी सू मैम उस रात घर पर नहीं होती। राइली भी खेलने की जिद करता है, लेकिन जेड मना कर देती है क्योंकि ये खतरनाक है। बाकी लोग भी सहमत होते हैं कि वो अभी छोटा है। इस बात पर जेड और राइली के बीच बहस हो जाती है। जेड गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। राइली फिर मिया से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक मौका दे। मिया मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि सिर्फ 50 सेकंड के लिए। राइली खुशी खुशी तैयार हो जाता है और प्रोसेस शुरू करता है। वो वही शब्द बोलता है और हेली टाइमर सेट करती है। जैसे ही वो खत्म करता है, उस पर भी कब्जा हो जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि राइली में मिया की की आत्मा दिखाई देती है। शुरू में वो प्यार भरी बातें करती है और कहती है कि वो उसे मिस करती है। मिया भावुक हो जाती है और उससे बात करना चाहती है। बाकी लोग 50 सेकंड के बाद कनेक्शन काटना चाहते हैं, लेकिन मिया उनसे थोड़ा और वक्त देने की विनती करती है। समय बढ़ते बढ़ते हालत बिगड़ने लगती है। अचानक राइली पर काबू करने वाली आत्मा हिंसक हो जाती है। वो उसका सिर कैबिनेट पर बार बार मारने लगती है। सब लोग मिलकर किसी तरह उसका हाथ छुड़ाते हैं। राइली की हालत बहुत खराब हो जाती है।
उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। पूरा माहौल सदमे में चला जाता है। पुलिस भी मामले की जांच के लिए पहुंच जाती है। मिया को बहुत पछतावा होता है कि उसने राइली को खेलने दिया। वो अपना सामान पैक करके अपने पापा मैक्स साहब के घर लौटने का फैसला करती है। जब वो अस्पताल में राइली से मिलने जाती है तो जेड और सू मैम उसे रोक देती हैं। दोनों उसे इस हादसे के लिए जिम्मेदार मानती हैं। सू मैम उसे सख्ती से वहां से जाने को कहती हैं। मिया वहां से जाने लगती है। तभी उसे शीशे में अपनी माँ का अक्स दिखाई देता है। वो अक्स उसे टॉयलेट की तरफ ले जाता है। वहां उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रही होती है, लेकिन जब वो अंदर देखती है तो कोई नहीं होता। इस अजीब घटना के बाद मिया और परेशान हो जाती है। वो डेनियल के साथ ज्यादा समय बिताने लगती है। ये साफ होता है कि मिया के दिल में अब भी डेनियल के लिए फीलिंग्स हैं। मिया को लगता है कि उसकी माँ उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डेनियल को यकीन नहीं होता कि वो आत्मा सच में उसकी माँ थी। उस रात डेनियल मिया के घर रुकता है। मिया को एक डरावना सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत की आत्मा डेनियल की तरफ बढ़ रही है। वो डर के मारे उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब डेनियल उठता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि मिया ही अजीब हरकत कर रही होती है। ये देखकर डेनियल डर जाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिया अकेली रह जाती है। अब उस पर उस चीज का असर और बढ़ने लगता है। मिया अब खुद ही उस हाथ का इस्तेमाल करने लगती है। वो मोमबत्ती जलाकर अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है। इस बार उसकी माँ रिया मैम की आत्मा सामने आती है। मिया उससे पूछती है कि उसकी मौत हादसा थी या कुछ और। रिया मैम उसे भरोसा दिलाती हैं कि वो एक हादसा था और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाती। फिर वो बताती हैं कि राइली बहुत दर्द में है और उसे मदद की जरूरत है। उधर अस्पताल में जेड राइली का ख्याल रख रही होती है, लेकिन वो अब भी उस बुरी ताकत के असर में होता है। अचानक वो जेड पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। इससे साफ हो जाता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है। राइली अचानक फर्श पर गिर जाता है और बाथरूम की दीवार से सिर टकराने लगता है। उसके अंदर मौजूद दानव उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। हालात काफी खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर समय पर आकर स्थिति संभाल लेते हैं। किसी तरह राइली को काबू में किया जाता है। फिलहाल उसकी जान बच जाती है, लेकिन खतरा टला नहीं होता। अगले सीन में मिया, डेनियल, हेली और जोस एक साथ नजर आते हैं। वे सब मिलकर कोल को ढूंढने निकलते हैं। यही वही लड़का होता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। पता चलता है कि जोस को ये हाथ डकेट से मिला था, वही डकेट जिसने शुरुआत में खुदकुशी कर ली थी। अब सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। जब वे कोल से मिलते हैं तो वो गुस्से में जोस को दोष देता है। वो कहता है कि उसने ही उसके भाई डकेट को इस गेम में घसीटा था। कोल बताता है कि जितनी देर आत्माएं राइली में रहेंगी उतनी कमजोर होती जाएंगी, इसीलिए उनका सबसे अच्छा ऑप्शन है इंतजार करना। लेकिन मिया को लगता है कि समय निकलता जा रहा है और राइली की हालत बिगड़ सकती है। मिया एक प्लान बनाती है। उसे लगता है कि राइली का गेम अधूरा रह गया था। शायद उस वक्त मोमबत्ती बुझाई ही नहीं गई थी, इसलिए वो अस्पताल जाकर दोबारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है ताकि आत्माएं फिर से राइली में आएं और उसे बाहर निकाला जा सके। लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती। इसके बाद मिया खुद ही स्पिरिट वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि राइली की आत्मा वहीं फंसी हुई है। एक विजन में उसे एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। मिया उससे मदद मांगती है कि उसे राइली तक पहुंचा दे। लड़की कहती है कि वो उसे अंदर आने दे रही है और फिर सच्चाई सामने आती है। मिया देखती है कि राइली को कई खतरनाक आत्माएं सताती रहती हैं। वो एक तरह के लिम्बो में फंसा हुआ होता है। जब मिया होश में आती है तो अपने दोस्तों को सब बताती है। वो कहती है कि ये आत्माएं रुकने वाली नहीं हैं। वे लगातार राइली को नुकसान पहुंचाती रहेंगी। अब मामला और भी गंभीर हो चुका होता है। घर लौटने पर मिया के पापा मैक्स साहब उससे बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब सच बताने का समय आ गया है। वो माफी मांगते हैं कि उन्होंने ये बात पहले नहीं बताई। फिर वो मिया को रिया मैम का सुसाइड नोट दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी मौत हादसा नहीं थी। ये सुनकर मिया पूरी तरह टूट जाती है। अपने कमरे में रोते हुए मिया को फिर अपनी माँ की आत्मा दिखती है, लेकिन तभी बाहर से मैक्स साहब दरवाजा खटखटाते हैं। आत्मा कहती है कि वो नोट झूठ है और मैक्स ने लिखा है। वो मिया को उलझाने लगती है कि कौन सच बोल रहा है। अचानक एक और साया मैक्स की शक्ल में कमरे में आता है और मिया पर हमला करने लगता है। असल में मैक्स साहब बाहर से आवाजें सुनकर दरवाजा तोड़ते हैं, लेकिन उसी वक्त मिया उस साए पर हमला करने जाती है और गलती से अपने ही पापा के गले में कैंची घोंप देती है। ये पल पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग मोड बन जाता है। मिया को समझ ही नहीं आता कि उसने क्या कर दिया। अब हालात पूरी तरह उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। बाद में मिया जेड को फोन करके बुलाती है, लेकिन वो उसे धोखा देकर खुद अस्पताल पहुंच जाती है। वहां सू मैम उससे माफी मांगती हैं और उसे दोष नहीं देती। वो मिया को राइली के साथ अकेले कुछ समय बिताने देती हैं, लेकिन अब मिया पूरी तरह आत्माओं के असर में आ चुकी होती है। उसे लगता है कि राइली को बचाने का एक ही तरीका है। मिया सोचती है कि अगर राइली मर जाएगा तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा। वो उसी कैंची से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी पल में उसका हाथ रुक
रुक जाता है। उधर जेड मियाँ के घर पहुंचती है और मैक्स साहब को घायल पाती है। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और अपनी माँ को सब बताती है। सू मैम घबराकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती हैं। जब जेड अस्पताल लौटती है तो देखती है कि मियाँ राइली को व्हील चेयर में ले जा रही है। वो उसके पीछे पीछे भागती है। मियाँ उसे एक व्यस्त हाईवे के किनारे ले जाती है। उसके भ्रम में राइली एक सड़ी गली आत्मा जैसा दिख रहा होता है। रिया मैम की आत्मा उसे उकसाती है कि ये सही काम है और कहती है कि वो उस पर गर्व कर रही है। मियाँ अपने हाथ व्हील चेयर से हटा देती हैं। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी किसी चीज से टकराती है। अगले ही पल मियाँ खुद सड़क पर गिरी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि हादसे में वही घायल हुई है। जब उसे होश आता है तो वो जेड को राइली का ख्याल रखते देखती है, मतलब राइली बच चुका होता है। अचानक मियाँ खुद को अस्पताल में पाती है, लेकिन सब कुछ अजीब और अलग लगता है। राइली अब ठीक हो चुका होता है। मैक्स साहब भी ठीक नजर आते हैं। मियाँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। सब उसे नजरअंदाज करके चले जाते हैं। मियाँ अकेली रह जाती हैं और चिल्लाती रहती है। फिर वो खुद को एक अंधेरे खालीपन में पाती है। अचानक उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है और देखती है कि वो एक मोमबत्ती है। साथ ही वहाँ एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। मियाँ उसे पकड़ लेती है। अगले ही पल वो एक दूसरी जगह पहुंच जाती है, एक पार्टी में। कोई लड़का उसका हाथ पकड़े हुए होता है। वो हैरान होकर उसे देखता है और कहता है, आई लेट यू इन। यहीं सच्चाई सामने आती है। अब मियाँ खुद उस गेम का हिस्सा बन चुकी होती है और इस बार वो एक आत्मा बन चुकी होती है।